आज हम क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखे गए एक प्ले को डिस्कस करेंगे, डॉक्टर फॉस्टस को। इसका टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये प्ले 1589 से 1592 के बीच में लिखा गया एंड 1604 में पब्लिश किया गया। लिटरेरी पीरियड था इंग्लिश रेनेसेंस। इसमें जॉनरे यूज़ किया गया है एलिजाबेथन ट्रेजेडी। इस प्ले की सेटिंग हुई है रिटनबर्ग जर्मनी, रोम एट द पोप्स कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ एम्परर चार्ल्स फिफ्थ। क्रिस्टोफर मार्लो भी शेक्सपियर की तरह ही लिटरेरी जीनियस थे। एलिजाबेथन टाइम के मोस्ट ऑफ ड्रामेटिस्ट की तरह ही मार्लो ने भी डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी को अर्लियर सोर्स को एनालाइज करते हुए लिखा। ये एक जर्मन स्कॉलर जॉर्ज जॉन फॉस्टस की लाइफ से डेथ तक की कहानी है। फॉस्टस को फॉर्च्यून टेलर और मैजिशियन के रूप में एक गर्वित घमंडी व्यक्ति माना जाता था। तो फॉस्टस ने सुपरनैचुरल पावर गेन की और लास्टली वो शैतान के हाथों मारा गया। इस प्ले में कोई हीरोइक वॉर्स या रोमांटिक लव नहीं है, बल्कि इसमें जर्मन स्कॉलर फॉस्टस की कहानी है। फॉस्टस ज़्यादा अमीर घर से तो नहीं था, बट इसके पेरेंट्स तो ऑर्डिनरी पर्सन थे। एंड एनी हाउ फॉस्टस ने अपनी अच्छी लर्निंग अटेन की एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रिटनबर्ग में अपनी स्टडी कंप्लीट की। थियोलॉजी का एक अच्छा स्कॉलर था, इसलिए इसको डॉक्टर की डिग्री से नवाजा गया। इसमें डॉक्टर फॉस्टस के लिए ना एक फ्रेज यूज़ किया गया है, स्वलन विद कनिंग ऑफ सेल्फ डिसीट, जिसका मतलब होता है फॉस्टस ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो सोचता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास दुनिया भर का ज्ञान है। उसको लगता था कि वो जो भी कर रहा है ना सब सही है, चाहे वो सही हो या ना हो। उसने गॉड के द्वारा बनाई गई लिमिट्स को ब्रेक डाउन किया, जैसे कि मिथिकल इकैरियस ने सूरज के पास उड़ने की कोशिश की और जब उसके मोम के पंख पिघल गए तो वो समुद्र में जाके गिर गया। ऐसे ही फॉस्टस ने भी किंगडम ऑफ हेवन को चैलेंज किया और उसके पार करने की हिम्मत की और लास्टली शैतान के साथ मिलकर हेल में चला गया। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस सोचता है कि उसको अब सभी चीज़ों का तो ज्ञान हो गया है, सारी चीज़ें की अच्छी खासी नॉलेज है उसके पास। अब वो सोचता है उसको काला जादू सीखना है। तो वो ये बात अपने नौकर वैगनर को बताता है। तो वैगनर वेल्डस एंड कॉर्नेलियस नाम के दो पर्सन्स को बुलाता है उसके पास। तो वो दोनों उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, और अब वो काले जादू के रूप में अपने करियर की नई शुरुआत करता है। तभी फॉस्टस सोच रहा होता है कि क्या वो सही कर रहा है जो भी कर रहा है या फिर नहीं। तो उसके पास दो एंजल्स आती हैं, गुड एंजल एंड बैड एंजल। गुड एंजल उसको कहती है कि फॉस्टस ब्लैक मैजिक की जिद छोड़ दो। बैड एंजल कहती है फॉस्टस तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, वो उसको इनकरेज करती है। फॉस्टस गुड एंजल की बात को इग्नोर करता है एंड आगे कंटिन्यू करता है। फॉस्टस अब जादुई सूत्रों का यूज़ करता है ताकि वो डेविल को बुला सके। देन मेफिस्टोफेलस आता है। फॉस्टस अपनी सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने डेविल को बुला लिया है। अब डेविल मेफिस्टोफेलस और फॉस्टस के बीच में कन्वर्सेशन होती है। अब फॉस्टस लूसीफर और लूसीफर के फॉल के बारे में पूछता है। मेफिस्टोफेलस थोड़े रहस्यमय तरीके से बोलता है कि लूसीफर के फॉल का कारण उसका प्राइड एंड इंसोलेंस है, और वो खुद और उसके साथी भी वहाँ इसी वजह से हैं हेल में। फॉस्टस पूछता है कि ये संसार किसने बनाया। अब मेफिस्टोफेलिस उसको जवाब नहीं देता है क्योंकि वो डेविल का गुलाम है और वो गॉड का नाम नहीं ले सकता है। फॉस्टस ने मेफिस्टोफेलिस से कहा कि वो लूसीफर से जाकर कह दे, जो कि डेविल्स का बादशाह है, कि वो उससे एक डील करना चाहता है और इस डील के अकॉर्डिंग गॉड के अगेंस्ट जाकर वो अपनी सॉल को देने के लिए तैयार है। बदले में उसे 24 साल की खुशियाँ और मेफिस्टोफेलिस को एज अ सर्वेंट मांगता है। अब मेफिस्टोफेलिस वहाँ से चला जाता है और फॉस्टस अकेले में बैठकर सोचता है कि क्या वो सही कर रहा है ये। ऐसे ही डायलेमा में तब तक सोचते सोचते मेफिस्टोफेलिस फिर से आ जाता है और मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस से कहता है कि लूसीफर तुम्हारी इस डील के लिए तैयार है और कहता है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को खून से लिखना होगा। फॉस्टस तैयार हो जाता है अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लूसीफर को 24 साल बाद अपनी सॉल को ले जाने देगा और 24 साल में मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस के अधीन रहेगा और आज्ञा का पालन करेगा। उसको फॉस्टस की बात माननी पड़ेगी। फॉस्टस अपने हाथ को काटकर खून निकालता है ताकि साइन कर पाए, लेकिन उसका जो ब्लड है वो जम जाता है, जो कि एक डिवाइन वार्निंग सिग्नल है। और एक रहस्यमय वार्निंग तब आती है जब मेफिस्टोफेलिस एक चेफर को आग के साथ लेकर आता है ताकि जो उसका खून ठंडा हो गया उसको पिघला सके। तभी उसके हाथ पर होमोफ्यूज, जिसका मतलब फ्लाईमैन, शब्द दिखते हैं उसको, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि फॉस्टस अपना डिसीजन चेंज कर लो, लेकिन वो इन सबको नज़रअंदाज करके साइन कर ही देता है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। फॉस्टस के पास पावर्स तो आ ही जाती हैं।
अब वो इन पावर्स को बड़े और अच्छे काम के लिए तो नहीं करता है यूज़, बल्कि छोटी-छोटी चीज़ें करने के लिए करता है और मज़ाक मस्ती के लिए। फ़ॉस्टर्स बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता है और अपना जादू दिखाता है। फ़ॉस्टर्स रोम में पॉप के चैम्बर में जाकर अपनी मैजिकल पावर्स दिखाता है। वो खुद को गायब कर लेता है और पॉप पॉप को चिढ़ाता है, टेबल से खाना चुरा लेता है, शराब चुरा लेता है। अब उसकी मैजिकल स्किल्स के चर्चे सारी जगह फैल चुके थे। उसकी इस मैजिकल पावर्स को देखने के लिए एम्परर चार्ल्स भी उसको अपने चैम्बर में बुलाते हैं और वो एक एक बार ड्यूक ऑफ वेनहोल्ड के दरबार में भी जाता है। वहाँ पर वो डचेस की डिमांड पूरी करने के लिए अंगूरों को सीज़न ना होते हुए भी अंगूर लेके आता है। यहाँ तक कि फ़ॉस्टस ग्रीस की हेलेन की स्पिरिट की भी डिमांड करता है मेफिस्टोफेलिस से, जो कि वर्ल्ड की ब्यूटीफुल वुमेन थी। एक बार तो फ़ॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से वाइफ की डिमांड करता है, बट मेफिस्टोफेलिस मना कर देता है क्योंकि मैरिज एक हॉली सेरेमनी है। और बट वो उसको डिसअपॉइंट ना करने के लिए उसको नॉलेजेबल बुक्स दे के जाता है पढ़ने के लिए। बीच बीच में उसको अपने डिसीजन पर पछतावा भी होता है कि उसने अपनी आत्मा को विनाश के लिए बेच दिया है। फॉस्टस को लूसीफर और सेवन डेडली सिंस भी दिखाई देते हैं। ये डेडली सिंस उसको अपने रास्ते पे बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अब 24 साल तो पूरे होने को होते हैं और उसको डर सताने लगता है। यहाँ तक कि एक ओल्ड मैन उसको कहता है कि फॉस्टस अभी भी देर नहीं हुई है, गॉड से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। बट फॉस्टस उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। लास्टली एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो जाता है और आधी रात को जब घड़ी 12 बजाती है तो फॉस्टस गॉड और लूसीफर से हेल्प मांगता है कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। मेफिस्टोफेलिस, लूसीफर और उनके साथ और भी दानव आते हैं, फॉस्टस की आत्मा को नर्क में खींचकर चले जाते हैं।